चीज की कोई न कोई कमजोरी होती है। वान कहता है तुम्हारी कमजोरी है स्पीड। यहाँ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो फायरफ्लाई घूम के वान के आगे आ जाता है, जिसे देख वान चौंक जाता है और पूछता है तुम इतनी जल्दी ये कैसे पहुंचे। जिसे बाद वो फायरफ्लाई वान की चेस्ट पर अटैक कर उसे गिरा देता है। वान सिस्टम से पूछता है कि मैं इस फायरफ्लाई को कैसे रोकूं। सिस्टम बताता है कि उसे अपना डिसाइपल बना ले। वान इसे डिसाइपल बना लूं और मैं ये कैसे करूंगा। सिस्टम बताता है कि तुम्हें उसे अपना खून पिलाना पड़ेगा। वान कहता है मुझे आइडिया आया है। वान मेरी बुद्धा टेक्निक इसके आगे काम नहीं कर रही है तो मुझे उसे अपग्रेड करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वान तथागता फीस्ट का यूज करता है, जिसे वो नीदरवर्ल्ड फायरफ्लाई बड़ी आसानी से डोज के देता है और वो वान को चिढ़ाता है। जिसे देख वान कहता है तुम्हारे जैसा एक छोटा सा कीड़ेरा मजाक उड़ा रहा है। जिसके बाद वांग अपनी पावर का यूज करके एक फीमेल फायरफ्लाई बना देता है, जिसे देख नेदरवर्ल्ड फायरफ्लाई उसका दीवाना हो जाता है। जिसे देख वांग कहता है कि ये फायरफ्लाई धरती पर सिर्फ एक बार ही जन्म लेते हैं तो ये आज तक किसी फीमेल से नहीं मिला होगा। सुंदरता को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं वांग उस फायरफ्लाई को पकड़ लेता है। वांग कहता है वो तो अच्छा है कि मैंने जू युयान की हेवनली डेमन की ग्रैंड टेक्निक सीखी थी, जिससे मैं अपने बल्ब का यूज करके पपेट बना सकता हूँ। वांग नीदरवर्ल्ड फायरफ्लाई को पकड़ना सेक्ट मास्टर के बाएं हाथ का खेल है। जिसके बाद हम देखते हैं फायरफ्लाई को, जिसे गुस्सा आ रहा होता है। फायरफ्लाई वांग की टेक्निक से आजाद होकर उसकी उंगली से उसकी बॉडी में घुस जाता है। जिसे देख वांग डर जाता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। वांग फायरफ्लाई से कहता है वो मेरा दिल है, तुम्हारा बेड नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं फायरफ्लाई वांग का खून पी रहा होता है, जिससे वांग बहुत दर्द में होता है। सिस्टम बताता है कि फायरफ्लाई उसका खून चूस रही है। जिसके बाद सिस्टम वांग को कांग्रेचुलेट करता है और बताता है कि फायरफ्लाई को वांग का बल्ब बहुत पसंद आया और फायरफ्लाई ने वांग को अपना मास्टर बना लिया है। जिसे सुन वांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो फायरफ्लाई को उसके शरीर से बाहर आने को कहता है। फायरफ्लाई बाहर आता है, जिसे देख वांग पूछता है क्या ये वही फायरफ्लाई है? ये तो काफी बदल गया है। सिस्टम बताता है कि ये फायरफ्लाई अपने मास्टर को कॉपी कर रहा है। जिसके बाद वो फायरफ्लाई उसे कहीं जाने को कहता है। वांग उसके पीछे पीछे चलता हुआ एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने पहुंचता है। वांग फायरफ्लाई से पूछता है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। वांग अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मुझे ये थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, यहाँ क्या चल रहा है। वांग जैसे दरवाजे को हाथ लगता है उसे कुछ दिखाई देता है। जिसे देख वांग कहता है वो आवाज जो मुझे हस्बैंड कह रही थी वो यही कहीं है। वांग फायरफ्लाई से पूछता है क्या तुम्हें उसी ने मेरे पास भेजा था मुझे यहाँ लाने के लिए। वांग अपनी पूरी ताकत लगाकर गेट को खोलने की कोशिश करता है पर वो गेट को हिला भी नहीं पाता। जिसे देख फायरफ्लाई हंसता है। वांग कहता है मैंने अभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया। जिसके बाद वांग तथागता पॉम स्ट्राइक का यूज करता है पर दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं आती। जिसे देख वांग पूछता है ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा और वो फायरफ्लाई वांग को देख हंस हंस के लोटपोट हो रहा होता है। वांग फायरफ्लाई को कहता है हंसना बंद करो, मैं इस दरवाजे को नहीं खोल पा रहा हूँ, तुम्हें हंसी आ रही है तो तुम इस गेट को क्यों नहीं खोलते। जिसके बाद हम देखते हैं फायरफ्लाई एटीट्यूड के साथ खड़ा है। वो दरवाजे की तरफ जाता है और अपने हाथों से दरवाजे को खोल देता है। जिसे देख वांग कहता है अच्छी बात है कि मैंने इसे टेम कर लिया, इसे तो कोई शुवान किंग रेल्म भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वांग को जो अंदर जाकर वहां का जायजा ले रहा है। वांग कहता है कि यहाँ की ग्रेविटी बाहर से बहुत ज्यादा है, आखिर ये ब्रॉन्ज हॉल किस तरह की जगह है। जिसके बाद हम देखते हैं वांग उस कब्र के पास पहुंच गया है। जिसके पास जाकर वो देखता है कि उसमें एक सुंदर लड़की लेटी हुई है। जैसे वांग उसके पास जाता है उसे पीछे से आवाज आती है मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जिसके बाद हम देखते हैं क्राउन प्रिंस वांग का पीछा करते हुए उसके पास आ गया है। वांग प्रिंस को देख उसे पूछता है प्रिंस तुम अकेले क्यों घूम रहे हो, तुम्हारे चमचे कहाँ गए। प्रिंस सोच रहा होता है अपनी कमजोर स्किल्स के साथ वो यहाँ नहीं आ सकते। जिसके बाद है देखते हैं प्रिंस के पीछे दो लोग और खड़े हैं जो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं चंगाई सेक्ट का यंग मास्टर गु लांग जी हूँ। मैं फे यू सेक्ट का यंग मास्टर यू ताई हूँ। जिसके बाद वांग सिस्टम से इनकी डेमन सीलिंग लिस्टिंग की रैंकिंग पूछता है।
वान कहता है डेमन सीलिंग के टॉप 3 कैंडिडेट एक साथ मुझसे मिलने आए हैं। वान, तुम सब एक साथ आए हो ताकि मैं तुम्हें एक साथ निपटा दूं। तुम्हें मारकर मेरा सेक्ट टॉप 3 की पोजीशन पर आ जाएगा। क्राउन प्रिंस कहता है, हमारी रैंकिंग पता होने के बाद भी तुम ये बकवास बातें कर रहे हो। तुमने मुझे घुटने पर झुकने को मजबूर किया था। जिसके बाद क्राउन प्रिंस के चमचे वान की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं इसकी बुद्धिस्ट टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद फे यू सेक्ट का यंग मास्टर फ्लाइंग ड्रैगन से बुद्धा मैनिफेस्टेशन पर अटैक करता है। वान कहता है तुम अपने दोस्त ये फैंग से ज्यादा पावरफुल हो। दूसरा चमचा भी मूव माउंटेन एंड ओवरटन सी टेक्निक से वान पर अटैक करता है और कहता है ये अटैक एक ज्वालामुखी की तरह है जो पानी के नीचे है, तुम इससे नहीं बच सकते। वान, तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। यू ताई कहता है तुम्हारा एक हाथ नहीं है, तुम अटैक नहीं कर सकते अब। वान, किसने कहा मेरा हाथ नहीं है? जिसके बाद हम देखते हैं वान की मैनिफेस्टेशन का नया हाथ निकल आता है, जिसे देख यू ताई डर जावे है। तभी वान उस पर अटैक कर उसे खत्म कर देता है। तभी क्लाउड ड्रैगन जिसने बुद्धा मैनिफेस्टेशन को जकड़ा हुआ था वो उसे छोड़ क्राउन प्रिंस के साथ वहां से भागने लगते हैं। वान, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? अगर तुम सन वूकॉन भी हो तो तुम मेरी 5 फिंगर माउंटेन से बच के नहीं जा सकते। जिसके बाद उन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वान का बुद्धा मैनिफेस्टेशन का हाथ जेड में बदलने लगता है, जिसे देख वान चौंक जाता है और क्राउन प्रिंस हंसने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं क्राउन प्रिंस ने अपनी जेड सील से बुद्धा को तुच्छ किया जिससे वो जेड में बदल रहा है, जिसे देख वान चौंक रहा होता है कि इसने पूरे तथागता अवतार को ही जेड का बना दिया। इसका मतलब अब ये तथागता अवतार अब उसका पपेट बन गया है। प्रिंस वान से कहता है तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के बाद मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। प्रिंस तथागता मैनिफेस्टेशन से वान पर अटैक कर देता है। वांग अपनी तलवार निकालकर उस पर अटैक कर उसे रोकता है पर वांग की तलवार टूट जाती है। वांग अटैक को डोज कर प्रिंस के चमचे को उठाकर फेंक देता है, मैनिफेस्टेशन से टकराते ही उसके टुकड़े हो जाते हैं। जिसे देख वांग सोचता है कि इसकी तथागता टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है। जिसके बाद वो वांग पर अटैक करता है और एक अटैक में उसे दूर फेंक देता है। क्राउन प्रिंस, तुमने मुझे बहुत अच्छा खिलौना दिया है। वांग बहुत जख्मी होकर पड़ा हुआ होता है, तभी फायरफ्लाई अपनी पावर का यूज करके वांग को हील कर देता है। जिसे देख वांग कहता है कि नीदरवर्ल्ड फायरफ्लाई बहुत कमाल का है, इसने मेरे सारे जख्मों को एकदम से ठीक कर दिया। तभी वांग को कुछ याद आता है। वांग, मेरे पास नेदरवर्ल्ड फायरफ्लाई है, मुझे पता है कि इस जेड तथागता को कैसे तबाह करना है। जिसे सुन प्रिंस कहता है, मार खाकर तुम्हारा दिमाग हिल गया है क्या? तुम्हें लगता है ऐसे उंगली करने से इसमें से गोली निकलेगी? वांग कहता है इसमें से गोली नहीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज निकलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं फायरफ्लाई वांग की उंगलियों से निकलकर प्रिंस की तरफ बढ़ रहा होता है। फायरफ्लाई एक टक्कर में जेड तथागता के आर पार निकल जाता है, जिससे प्रिंस जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और उसके पास से जेड सील गिरती है, जिसे वांग उठा लेता है और कहता है, तियान सिन इसी सील के बारे में बात कर रही थी। तुम बहुत लंबे समय से अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, पर तुमने ये नहीं सोचा होगा कि एक्स इस्तेमाल कभी तुम पर भी होगा। वांग जेड सील से प्रिंस को टच करता है। प्रिंस कहता है मैं क्राउन प्रिंस हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुमने मुझे मारा तो रेडियंट सन एम्पायर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वांग सील को वापस खींच लेता है, जिसे देख प्रिंस हंसने लगता है और कहता है क्या हुआ, डर गए क्या? वांग कहता है अगर मैं रेडियंट सन एम्पायर से डरता तो मैं माँ की क्वीलिन को कैसे मारता। जिसे सुन प्रिंस डर के मारे कांपने लगता है और पूछता है तो तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? वांग पूछता है किसने कहा मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ? वांग कहता है तुम्हें तुम्हारी बॉडी में कुछ मिसिंग नहीं लग रहा। तुम्हें लोगों को फर्नीचर में बदलना पसंद है ना? जैसे तुम्हारी बॉडी जेड से नॉर्मल होगी तुम्हें भी उनके जैसा दर्द महसूस करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद प्रिंस जमीन पर गिर वांग से मौत की मांग करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग उस कब्र के पास जाकर उसका ढक्कन हटा के देखता है और सोचता है कि क्या ये जिंदा है या मरी हुई है, ये कितनी सुंदर है। जिसके बाद फायरफ्लाई वांग के सिर पे लात मारता है, जिससे वांग लड़की के ऊपर गिरता है और उसे किस कर लेता है। लड़की भी उसे अपनी बाहों में ले लेती है, जिसे देख वांग शर्मा जाता है। लड़की कहती है आखिर तुम आ ही गए हस्बैंड। वांग लड़की से पूछता है क्या तुम्हें हस्बैंड का मतलब भी पता है?
लड़की कहती है हस्बैंड हस्बैंड होता है और वो जिंदगी में एक ही बार मिलता है। मतलब ये लड़की मुस्लिम या वेस्टर्न नहीं है। वांग सिस्टम से उसके बारे में जानकारी मांगता है। सिस्टम बदले में 100 मिलियन पॉइंट्स मांगता है। वांग कहता है मुझे हस्बैंड कहने वाली तो यही है। वांग लड़की से कहता है मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। लड़की कहती है मेरा नाम ये मुकिंग है। तुम्हारा नाम क्या है हस्बैंड? वांग फैंग। वांग पूछता है मुकिंग तुम यहाँ कैसे पहुंची? लड़की कहती है मुझे नहीं पता, मैं इससे कभी नहीं मिला, पर ये जानी पहचानी लग रही है। और अजीब बात यह है कि इसमें न कोई ऑरा है न कोई मिस्टिकल एनर्जी। मुझे तो ये एक आम इंसान लग रही है। और फॉलेन गॉड्स लैंड में ये एक क्रिस्टल कॉफिन में कैद थी तो ये कोई आम इंसान कैसे हो सकती है? लड़की कहती है हस्बैंड अब से तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगी। वांग कहता है ठीक है, अब से हम हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे। फिर हम देखते हैं वांग के डिसाइपल को। ये गुचांग पूछता है कि सेक्ट लीडर कहाँ है। लिंग फे बताती है कि मास्टर फॉलेन गॉड्स लैंड की गहराइयों में गए हैं। वो कह रहे थे कि टूर्नामेंट के अंत से पहले वो आ जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं मंक अपने एल्डर से डिवाइन इमोर्टल सेक्ट ज्वाइन करने की बात रखता है। एल्डर, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मंक, बुद्धा मेरे दिल में है, मैं जहां जाऊंगा वो मेरे साथ रहेंगे। एल्डर मंक को डिवाइन इमोर्टल सेक्ट ज्वाइन करने की इजाजत दे देते हैं। मंक एल्डर को थैंक्स कहता है। जिसके बाद हम टूर्नामेंट का स्कोर बोर्ड देखते हैं। तभी दर्शकों में से कोई पूछता है कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का बैकग्राउंड क्या है। इन्होंने टॉप 10 में 4 जगह घेर रखी है। वो नियान और ली तियान सिन ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया है। तभी ली तियान सिन की मास्टर उसे पीछे से आवाज लगाती है और उसे अपने पास बुलाती है। ली तियान सिन कहती है मैंने डिवाइन इमोर्टल सेक्ट ज्वाइन कर लिया है। तियान सिन सेक्ट से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसकी मास्टर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेक्ट को धोखा देने की, क्या तुम मरना चाहती हो? तभी एल्डर साइमन कहते हैं मच्छर यहाँ काफी शोर मचा रहे हैं। जिसके बाद सुन ली तियान सिन की मास्टर चुप हो जाती है। जिसके बाद जनरल स्कोर बोर्ड में लिंग फेवू का नाम देख सोचता है कि ये नाम जाना पहचाना है। जनरल का चमचा बताता है कि लिंग फेवू डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की मेंबर है और ये लिंग फैमिली की आखिरी वंशज है। जिसे सुन जनरल गुस्से में कहता है ये डिवाइन इमोर्टल सेक्ट, इनमें कुछ ज्यादा ही हिम्मत है, इन्होंने लिंग फैमिली को अपने सेक्ट में लिया हुआ है। मैंने सुना था कि माकी का बेटा मारा गया इसका पीछा करते हुए, और माकी अपने बेटे का बदला लेने गए हुए है। और ये लड़की यहाँ डेमन सीलिंग कॉन्फ्रेंस में है। आखिर यह चल क्या रहा है? चमचा बता है कि जनरल क्रोन प्रिंस अभी वापस नहीं आए हैं, क्या वो किसी खतरे में है? जनरल कहता है प्रिंस नंबर 1 की पोजीशन पर है तो उन्हें अभी कुछ नहीं हुआ है। चमचा, पर मैंने सुना है इमोर्टल सेक्ट के लीडर भी अभी वापस नहीं आए हैं। जनरल, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। वांग फैंग कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो क्राउन प्रिंस पर हमला नहीं करेगा। जिसके बाद वहां कुछ लोगों की धमाकेदार एंट्री होती है। जिसे देख जनरल कहता है ये लोग एक साथ यहां आए हैं। 4 डायरेक्शन हॉल से मास्टर शाओ चांग, फ्लाइंग फेदर सेक्ट के लीडर लिन तियान चेंग और चंगाई सेक्ट के लीडर तियान सांग। शाओ चेन कहता है जनरल चेन, हम यहाँ किसी को डिस्टर्ब करने नहीं आए हैं, पर हमें किसी के साथ हिसाब पूरा करना है। मुझे उम्मीद है आप हमारी बात को समझेंगे। इमोर्टल सेक्ट ने मेरे बेटे की बेइज्जती की और घोस्ट हीरो एल्डर का हाथ काट दिया। चंगाई सेक्ट लीडर भी कहता है इमोर्टल सेक्ट ने हमारे सेक्ट के टॉप प्रोडिजी फैंग मो और एल्डर चेन को मार दिया है। इमोर्टल सेक्ट ने फ्लाइंग फेदर सेक्ट के टॉप प्रोडिजी ये फैंग को भी मारा है। हमें उम्मीद है जनरल चेंग हमारा साथ देंगे। जनरल, इन लोगों ने लिंग फैमिली को अपने सेक्ट में लेने की हिम्मत की, मैं इन तीनों की मदद से इस सेक्ट को खत्म कर दूंगा। जनरल तीनों से कहता है मैं दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाता। जिसे सुन तीनों लोग खुश हो जाते हैं। तभी दर्शक में से को चिल्ला है डिवाइन इमोर्टल सेक्ट खतरे में है। दूसरा दर्शक, खतरा नहीं, आज ये सेक्ट खत्म हो जाएगा। इतने सारे सुप्रीम एम्परर रेल्म एक्सपर्ट इनके पीछे पड़े हुए हैं। लड़की पूछती है एल्डर क्विनशेंग, इन्हें अकेले सबका सामना करना पड़ेगा। एल्डर कहते हैं क्वीन यून पवेलियन इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं एल्डर साइमन जमीन पर लाइन बनाते हैं और कहते हैं जिसे मरने की जल्दी है वो लाइन पार करे। जिसके बाद सेक्ट लीडर शाओ चांग कहते हैं कि क्या कहा तुमने, लाइन पार करते ही तुम हमें मार डालोगे। ऑडियंस में लोग कहते हैं तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। 3 ग्रेट सेक्ट के लीडर यहाँ खड़े हैं और तुम उनके सामने इतनी घटिया बात कर रहे हो।
कोई कहता है कि ये किस तरह का सेक्ट है जो डेमन सीलिंग टूर्नामेंट में तमाशा खड़ा कर रहा है। तभी मोटूली कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इमोर्टल सेक्ट की बेइज्जती करने की, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? डेमन शुवांशो ली के सपोर्ट में कहता है इन्हें लाइन क्रॉस करने दो, हमारे सेक्ट के 3 लीडर इन्हें मौत का मतलब बताएंगे। तीनों सेक्ट लीडर आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद एल्डर साइमन बाकी एल्डर से कहते हैं कि अपना अपना ओपोनेंट चुन लो सब। ये सुन ऑडियंस में से कोई कहता है ये ओपोनेंट चुनने को कह रहा है। एक आदमी कहता है ये ओपोनेंट चुन के यहाँ डांस करने वाले हैं क्या? दूसरा आदमी कहता है ये ओपोनेंट नहीं, ये सब्जियां चुन रही है। जू युयान 4 डायरेक्शन हॉल को अपना ओपोनेंट चुनती है। एल्डर साइमन कहते हैं तो मैं उसे चुनता हूं जिसे तुमने नहीं चुना। तियाग सान कहता है मैं भी देखना चाहूंगा तुम मुझसे कैसे निपटोगे। तभी एल्डर साइमन कुछ मच्छर अपने हाथ में दिखाते हैं, जिसे देख एल्डर जेन कहते हैं उन मच्छरों से सावधान रहना। तियाग सान कहता है एल्डर तुम इतने डरपोक कब से बन गए? तुम इन मच्छरों से डर रहे हो। एल्डर जेन कहते हैं इसने एल्डर चेन को एक मच्छर से मार डाला। ये सुन एल्डर तियाग सान कहता है क्या इसने प्रोफाउंड सावरेन रेल्म एक्सपर्ट को एक मच्छर से मार दिया? ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? जिसके बाद एल्डर साइमन मच्छर से सब पर अटैक कर देते हैं, जिसे एल्डर रोक लेते हैं, लेकिन दूसरा मच्छर उनकी छाती के आर पार चल जाता है। एक और कल्टीवेटर मच्छर को पकड़ लेता है और कहता है इसने मच्छरों के अंदर स्वॉर्ड एनर्जी डाली है जिससे ये सॉलिड स्वॉर्ड बन गई है। ये वाकई कबीले तारीफ है पर ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी उसके हाथ में धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कई लोग उस ब्लास्ट से मर गए, जिसे देख एल्डर तियाग सान और ली की पुरानी मास्टर दोनों चौंक जाते हैं। ली की मास्टर कहती है शौक है इसने मुझ पर हमला नहीं किया, जिसे देख जनरल भी चौंक जाता है और कहता है मैंने शायद इसकी पावर को अंडरएस्टिमेट किया। जिसके बाद एल्डर साइमन कहते हैं सब मच्छर ठिकाने लग गए हैं, अब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कैसे निपटूंगा। जिसके बाद तियाग सान अपनी फिशिंग रोड से उन पर अटैक कर कहता है आज मैं इमॉर्टल सेक्ट को खत्म कर दूंगा। जिसे देख शाओ चान कहता है एल्डर अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करने वाले हैं जो उन्होंने अब तक सबसे छुपा के रखी थी। जिसके बाद हम देखते हैं एल्डर अपनी फिशिंग रोड से आसमान से कई सारी मछलियां बुलाते हैं। जिसे देख मोटूली कहता है मैंने सुना था ये किनफिश हजारों मील लंबी होती है और तुम इस छोटी मछली को किनफिश कहते हो, मुझे तुम पर हंसी आ रही है। मोटूली यंगर ब्रदर मुंह से कहता है अगर एल्डर को इसके लिए अपनी तलवार उठानी पड़ी तो ये शर्म की बात होगी। मु यूफे एल्डर साइमन से कहता है एल्डर इस मछली से मुझे निपटने दीजिए। एल्डर कहते हैं ठीक है, मुझे भी ये देखना है तुमने कितना इम्प्रूव किया है। मु उस फिश पर अटैक कर देता है, उस मछली के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जिसे देख मु यूफे कहता है ये तो एक बार में खत्म हो गई, ये तो बहुत कमजोर अटैक था। तभी वो मछली बड़ी हो जाती है। जिसे देख वो नियान आगे आकर कहता है ब्रदर मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, और वो फिश पर अटैक कर देता है। जिसके बाद वो मछली और बड़ी हो जाती है। जिसे देख लिंग फे कहती है कि ये मछली बड़ी क्यों होती जा रही है। ली तियानसिन कहती है ये मछली अटैक की एनर्जी सोखकर बड़ी हो रही है। ली हे कहता है जब ये मछली एनर्जी सोखने की लिमिट पर पहुंच जाएगी तो ये बहुत बड़ा धमाका करेगी और सब कुछ डूबा देगी। मोटू ली कहता है तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं। वो मछली की तरफ जंप करता है और कहता है सब एक साथ अटैक करो इस पर। सब लोग एक साथ फिश पर अटैक करते हैं। एल्डर भी सिल्वर डांस स्किल का यूज करता है जिससे वो मोटूली पर अटैक करता है और फिश उसे खाने वाली होती है। तभी डेमन मोटूली को बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते वो बड़ी मछली सब पर अटैक करने वाली होती है। एल्डर ये गुचांग साइमन से कहते हैं क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। एल्डर साइमन मदद, वो भी इसके लिए, इसे तो मैं एक अटैक में खत्म कर दूंगा। जिसके बाद एल्डर साइमन तलवार निकाल मछली पर अटैक करते हैं। जिसे देख तियांग सान कहता है तुम मेरी चाल में फंस गए। जिसके बाद वो मछली और बड़ी हो जाती है। पैलेस के एल्डर कहते हैं इस अटैक से पहले ही लड़ाई का विनर डिसाइडेड था। पैलेस मास्टर कहती है एल्डर साइमन की स्वॉर्ड में बहुत ज्यादा स्वॉर्ड एनर्जी है। किन फिश पर अटैक करके इन्होंने उसे और बड़ा और पावरफुल बना दिया। पैलेस एल्डर कहते हैं क्या तुम भूल रही हो हम कहाँ खड़े हैं। एल्डर तियांग सान कहते हैं मैंने सोचा नहीं था इतना पावरफुल, इतना बेवकूफ भी हो सकता है, जो अपनी मर्जी से मेरे बीस्ट को स्वॉर्ड एनर्जी दे रहा है उसे बड़ा करने के लिए। एल्डर साइमन कहते हैं मैं तुम्हारे बीस्ट को पेट भर के एनर्जी खिलाना चाहता हूँ।
मैं उसे पूरे फॉलेन गॉड्स लैंड की एनर्जी खिलाना चाहता हूँ। जिसे सुन एल्डर तियांग सान कहता है कि ये कैसे हो सकता है। पैलेस मास्टर एल्डर जुकिन यहाँ क्या हो रहा है। एंशिएंट लैंड की एनर्जी आसपास के एरिया से बहुत ज्यादा है। ये फिश जितनी बड़ी होगी ग्रेविटी उसे उतनी ताकत से अपनी तरफ खींचेगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो फिश जमीन में धंसने लगती है। जिसे देख एल्डर तियांग सान भौचक्के रह जाते हैं। एल्डर तियांग सान साइमन से कहते हैं, तुम मुझे एक अटैक में खत्म करने की बात कर रहे थे। साइमन, हाँ ये सच है तियांग सान। इसका मतलब अब तुम दोबारा इस तलवार का यूज नहीं करोगे। मोटूली, एल्डर ऐसे लोगों से बातें करने से वक्त जाया होता है। मु यूफे, एल्डर अगर अपनी बात और आड़े हुए हैं मतलब वो ऐसा कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एल्डर साइमन अपनी तलवार मयान में रख रहे होते हैं। तलवार रखते ही मयान में से स्वॉर्ड एनर्जी निकलती है जो तियांग सान को बीच में काट देती है। लिंग तियानचेन ये देख शॉक्ड रह जाता है कि इसने एक अटैक में किन फिश को खत्म कर दिया और तलवार रखते हुए इसने तियांग सान को मार दिया। क्या मैं इन्हें हरा भी सकता हूँ? शाओ चेन अपने बेटे की तरफ देख कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम इन लोगों को गुस्सा नहीं दिलाते तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। अगर मैं आज जिंदा बच गया तो मैं अपने हाथों से तेरी हड्डी पसलियां तोड़ूंगा। शाओ चांद कहता है, जनरल टूर्नामेंट खत्म होने वाला है, क्या अरेना में कोई और चैलेंज भी होने वाला है? जनरल इस बात का कोई जवाब नहीं देते। तभी दर्शक में से कोई कहता है, अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट आज खत्म होने वाला है। लोगों को बस बड़ी बड़ी बात करना आता है। शाओ चांद कहता है, इज्जत बचाने के लिए उसे लड़ना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि दूसरे एल्डर साइमन जितने पावरफुल न हो। जिसके बाद एल्डर जू युयान और एल्डर ये गुचांग आगे आती है। ये गुचांग को देख लिंग तियान कहता है, मुझसे अपने सबसे पावर्ड अटैक का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद लिंग तियान ये गुचांग पर अटैक कर देता है 12th लेवल सेलेस्टियल ड्रैगन अमंग मेन, जिससे वहां कई सारे ड्रैगन आ जाते हैं। ये गुचांग अपनी तलवार निकालते हैं और अटैक करके कहते हैं, सब खत्म हो गया। ड्रैगन ये देख चौंक जाता है कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। ड्रैगन कहता है, मुझे लगा था तुम्हारे अटैक बहुत पावरफुल होगा पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी कोई चिल्लाता है, उस तलवार से बचकर रहना नहीं तो तुम जमीन में धंस जाओगे। पर हम देखते हैं सभी ड्रैगन्स के सिर काट हुए हैं। लिंग तियान कहता है, मैंने इसे थोड़ा तो थकाया होगा, मेरे पास एक चांस है इसे हराने का। और वो एक ब्लैक ड्रैगन में बदल जाता है और वो ये गुचांग पर अटैक कर देता है। जिसे देख लिंग फे डर जाती है। वो एल्डर साइमन से मास्टर ये गुचांग को बचाने के लिए कहती है। साइमन कहते हैं, मैं उसे नहीं बचाऊंगा क्योंकि उसे बचाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं ये गुचांग ने तलवार से ड्रैगन को रोक हुआ है। ड्रैगन पूछता है, ये भला किस तरह की टेक्निक है? ये गुचांग सेलेस्टियल बीइंग फ्लाइज बियॉन्ड सूरिन ड्रैगन। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये गुचांग का अटैक ड्रैगन को हवा में उड़ देता है। ड्रैगन कहता है, मुझे नहीं पता था कि सेक्ट के एक मामूली एल्डर भी इतने पावरफुल हो सकते हैं। तियान सिन कहता है, सिर्फ एक प्रोडिजी के बदले के लिए पूरा सेक्ट अब खतरे में है। ये सब पता चलने में देर हो गई है। पैलेस मास्टर एल्डर से कहती है, एल्डर ये गुंचाग तो एल्डर साइमन से भी ज्यादा पावरफुल है। पैलेस एल्डर कहते हैं, इमोर्टल सेक्ट को चैलेंज करके इन्होंने खुद मुसीबत को बुलाया है। तभी मोटा प्रिंस अपने फादर से कहता है, शुक्र है आपका ओपोनेंट सेक्ट लीडर नहीं है। शाओ चांग मोटे को एक जोरदार थप मारता है। मोटा कहता है, फादर मेरे चेहरे की सूजन अभी ठीक होने लगी थी, आपने इसे फिर से सुझा दिया। शाओ चांग कहता है, तुम्हारे चक्कर में 4 डायरेक्शन हॉल तबाह हो गया और तुम्हें अपने चेहरे की पड़ी है। इस इमोर्टल सेक्ट से पहले सब 4 डायरेक्शन हॉल से डरा करते थे और अब ये कोई गुमनाम सेक्ट हमारे खिलाफ खड़ा है। और तुम किसी कह सकते हो कि ये लड़की पिछले एल्डर जितनी स्ट्रांग नहीं होगी। अगर आज हमारा सेक्ट खत्म हुआ तो मैं उससे पहले तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहकर शाओ जू पर अटैक कर देता है। जू शाओ का अटैक डोजकर उसका हाथ सिल्क रिबन में फंसा लेती है। फिर भी जू को अटैक लग जाता है। जिसे देख जू स्माइल करते हुए कहती है, तो इसलिए इस टेक्निक को 4 डायरेक्शन फिस्ट कहते हैं। शाओ चारों तरफ से जू पर अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं जू की ऊपर की बॉडी कट गई है, उसके बाद पैर ही बचे हैं। जू के पैर शाओ पर अटैक करते हैं और उसे टांगों के बीच फंसा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जू की अपर बॉडी को जो सिल्क रिबन से शाओ को पकड़ लेती है। जू, तुमने मुझे हेवनली डेमोनाट डेमोनिक बॉडी डिसोल्यूशन का यूज करने पर मजबूर किया। तुम्हें अपनी मौत पे गर्व होना चाहिए।
जू की बातों से डर के शाओ अपने डिसिप्ले को जू पर अटैक करने को कहता है। जू, अगर तुम इसमें सबको घसीटना चाहते हो तो ठीक है। जो अपनी स्किल का यूज करती है जिससे शाओ के सब डिसाइपल अपने आप को ही जू के सिल्क रिबन में बांधने लगते हैं। मोटा प्रिंस रोते हुए कह रहा होता है, फादर मैं एल्डर गुई सियोन की तरह अपना हाथ नहीं कटवाना चाहता, मुझे बचा लो। जू रिबन खींचती है और सबके हाथ कटने लगते हैं। जू कहती है, तुम्हारे डिसाइपल के पास एक ही हाथ बचा है, तुम अपने सेक्ट का नाम वन आर्म हॉल क्यों नहीं रख लेते? शाओ, हमारे सेक्ट का मोटो है आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ। और शाओ जू पर अटैक कर देता है। जू कहती है, अगर तुम्हें अपने हाथों से इतना ही लगाव है तो मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ वापस लौटा देती हूँ। एल्डर जू कटे हुए हाथों को उठा लेती है। शाओ पूछता है, ये किस तरह की टेक्निक है? जू सभी कटे हुए हाथों को शाओ की बॉडी में चिपका देती है। शाओ इन सब से डरा हुआ अपने लोगों से मदद मांगता है, पर जिसके भी पास वो जाता है उसके हाथ सबको मार देते हैं। उसके हाथ उसके काबू में नहीं है। वो अपने बेटे की तरफ जाता है। शाओ कहता है, मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है, तब तक वो हाथ मोटे प्रिंस का गला दबाकर उसे मार देते हैं। जू कहती है, मुझे तो लगा तुम में अपने बेटे को मारने की बात मजाक में कर रहे थे, पर तुमने तो सच में उसे मार दिया। शाओ कहता है, सन एम्पायर का सबसे पावरफुल सेक्ट ऐसे कैसे तबाह हो सकता है? इतना कहकर एल्डर शाओ की मौत हो जाती है, जिसे देख सभी दर्शक चौंक जाते हैं कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट, एक अकेले एल्डर ने पूरे सेक्ट को तबाह कर दिया। इस वुमेन की टेक्निक बहुत अजीब और डरावनी है, और ये डेमन क्लेन से है। दूसरा आदमी कहता है, ये डेमन क्लेन या खुद कोई डीमन हो, तुम्हें लगता है तुम इसके खिलाफ कुछ कर सकते हो? तभी कोई जनरल से कहता है, जनरल ये औरत डेमन क्लेन से है, इसे यही खत्म कर दो। मोटू ली कहता है, ये जनरल शुवान एम्परर रेल्म में है, और हमारे सेक्ट के सभी एल्डर शुवान एम्परर रेल्म की पीक पर है, तो वो किस तरह से एल्डर को हराएगा? ये गुंचाग कहता है, इसकी कल्टीवेशन बेशक शुवान एम्परर रेल्म की है, पर मैं देख सकता हूं कि ये उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। सेक्ट लीडर के आने तक हमें इसके साथ लड़ाई को अवॉइड करना होगा। ली पूछता है, क्या ये सच में इतना ज्यादा पावरफुल है? तभी जनरल कहते हैं कि इस लड़की की टेक्निक बहुत अजीब है, पर यह कोई डेमन नहीं है। तभी जनरल की नजर स्को बोर्ड पर जाती है, और जनरल अपनी आर्मी से डिवाइन इमोर्टल सेक्ट को घेरने के लिए कहता है। डेमन शुवान शॉ कहता है, अभी तो तुमने कहा कि जू डेमन नहीं है, तो फिर ये सब क्या है? जनरल स्को बोर्ड की तरफ इशारा करके कहता है, क्राउन प्रिंस का नाम डेमन सीलिंग लिस्ट से गायब हो गया है, जिसका मतलब है कि उन्हें किसी ने मार डाला है, और क्राउन प्रिंस को मारने की हिम्मत किसी में नहीं है सिवाय उसके जो अभी यह नहीं पहुंचा है। इमोर्टल सेक्ट का लीडर वांग फैंग। आर्मी सभी इमोर्टल सेक्ट के लोगों को घेर लेती है, और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती। ईमान शुवान शॉ अपने डंडे से एक ही बार में आर्मी को धूल चटा देता है। पैलेस मास्टर कहती है, ये आर्मी इन लोगों को टक्कर नहीं दे पाएंगे। एल्डर मास्टर से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि फ्लेम आर्मी को इमोर्टल लीजेंड क्यों कहते हैं? तभी आर्मी के लोग उठ खड़े होते हैं। मास्टर बताती है कि इन्हें इमोर्टल लीजेंड कहते हैं क्योंकि ये डैमेज को अपनी पावर में बदल सकते हैं और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो अपने किसी भी दुश्मन को बराबर की टक्कर दे सकते हैं। मोटूली कहता है, मुझे ऐसा लग रहा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी कोई तलवार को मोटूली के सिर में घुसने आगे आता है, जिसे मोटूली दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम अपने दादाजी को इतनी आसानी से हरा दोगे? तभी कोई पीछे से मोटूली पर अटैक करता है। मोटूली उसे भी अपने पिछवाड़े से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने दादाजी का पिछवाड़ा गर्म करते हुए? सभी डिसाइपल मुश्किल में होते हैं, सब मार खा रहे होते हैं। पैलेस एल्डर कहती है, लगता है इमोर्टल सेक्ट खतरे में है। मास्टर कहती है कि अभी भी इमोर्टल सेक्ट के पास 3 एल्डर है, जो अभी लड़ाई में नहीं उतरे हैं। एक के खिलाफ 3 वो शायद जीत भी सकते हैं। एल्डर कहते हैं, अगर तुम हालात को ऊपर ऊपर से देखो तो तुम्हें ऐसा लग सकता है, पर सच ये है कि जनरल चेन ने सिचुएशन को कंट्रोल कर रखा है। सेक्ट डिसाइपल को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। मू यूफे, सेक्ट मास्टर के आने तक सब अपनी पूरी जान लगा देना इस लड़ाई में। तभी मोटूली अपनी फिजिक का यूज करके अटैक को रोकता है। एल्डर ये गुचांग अटैक करते हैं, हेवनली स्वॉर्ड फॉर्म बियॉन्ड द स्काई, और वो आर्मी पर अटैक कर देता है और कई सोल्जर को जख्मी कर देते हैं। एल्डर ये गुचांग डिसाइपल से कहते हैं, थोड़ी देर और हिम्मत बनाए रखे, जिसे देख जनरल कहता है,
अब मुझे भी लड़ाई में उतरना पड़ेगा। जिसके बाद जनरल अपनी स्किल का यूज करते हैं, ऑल सीइंग इनसाइट। जिसके बाद हम देखते हैं जनरल भी येगुचान की स्किल को कॉपी कर लेता है, इमोर्टल फ्लाइंग फॉर्म बियॉन्ड द स्काई। जनरल लिंग फे पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं मोटूली अपनी स्किल यूज करता है और वो लिंग फे की जगह ले लेता है और उसे उस अटैक से बचा लेता है। लिंग फे पूछती है, सीनियर ब्रदर क्या तुम ठीक हो? ली कहता है, भूलो मत मेरे पास शुवान स्पिरिट इमॉर्टल बॉडी है। ये मामूली अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तो शुक्र है मास्टर ने टाइम पर मुझे शिफ्टिंग फ्लावर टेक्निक सीख दी, नहीं तो मैं जूनियर सिस्टर को नहीं बचा पाता। डेमन पूछता है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? मोटूली कहता है, मैं इस टेक्निक को लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकता। येगुचान जनरल से पूछता है, तुम्हें मेरी सीक्रेट टेक्निक के बारे में कैसे पता है? जनरल, दुनिया की कोई भी टेक्निक अगर मैं उसे अपनी स्किल का यूज करके देख भर लूं, तो मैं उस टेक्निक या स्किल को कॉपी कर सकता हूं। तभी साइमन पीछे से आता है और कहता है, मुझे इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा, और एल्डर साइमन की पीठ पर तलवार से वार कर देते हैं। जनरल मोटूली की टेक्निक को कॉपी करता है, शिफ्टिंग फ्लावर्स। साइमन को तभी पता चल जाता है कि जनरल क्या करने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं जनरल ने अपनी जगह येगुचान के साथ बदल ली, और साइमन का अटैक जनरल की जगह येगुचान को लग जाता है। जिसके बाद जनरल साइमन से कहता है, अब तुम्हारी बारी है सिग्नेचर टेक्निक यूज करने की। जनरल साइमन पर अटैक कर देता है। शू अपने सिल्क रिबन से जनरल को रोक लेती है और साइमन से जनरल पर अटैक करने को कहती है। साइमन अटैक करने आगे बढ़ता है, उससे पहले जनरल जू पर अटैक कर देता है और उसके रिबन से आजाद हो जाता है और जनरल जू को खत्म करने वाला होता है। साइमन की तलवार जनरल पर अटैक कर देती है। जू भी डिमोनिक बॉडी डिसोल्यूशन स्किल का यूज करती है। तभी साइमन देखता है कि उसकी तलवार जनरल के आर्मर को भी नहीं तोड़ सकी। जनरल कहता है, तुम इन बेतुकी टेक्निक से मुझे हराना चाहते हो। तभी वो जू की टेक्निक का यूज करता है। साइमन की तलवार जू को जख्मी कर देती है। साइमन अपनी तलवार को वापस खींच रहा होता है, जिससे साइमन का एक हाथ कट जाता है। साइमन सोचता है, क्या मेरा हाथ डिमोनिक बॉडी डिसोल्यूशन की वजह से कटा? तभी जनरल अपनी तलवार साइमन के जोन सीने में घुसा देता है, जिसे येगुचान बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं एल्डर जू जमीन पर पड़ी हुई हैं। जनरल, तुम दोनों जख्मी हो तो तुम दोनों मुझ पर एक साथ अटैक कर सकते हो। येगुचान, हम जिस भी मूव का यूज करेंगे ये उसे कॉपी कर लेगा। पुस्सी कैट, कॉपी कैट। येगुचान, हमें ये सब एक ही अटैक में खत्म करना होगा। जिसके बाद साइमन अपनी टेक्निक यूज करता है, रेडियंट स्वॉर्ड टेक्निक। साइमन अपनी स्वॉर्ड एनर्जी आसमान की तरफ फेंकता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड एनर्जी आसमान से बहुत बड़ी स्वॉर्ड बनकर जनरल की तरफ बढ़ रही होती है। जनरल, मुझे तुम्हारी सबसे बेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक देखनी है। जिसके बाद येगुचान भी जनरल पर अटैक कर देता है, हेवनली स्वॉर्ड फ्रॉम बियॉन्ड द स्काई। जिसके बाद हम जनरल को देखते हैं, वो भी अपनी या किसी की टेक्निक यूज करने जा रहा होता है। तभी जू उसे अपने रिबन से जकड़ लेती है। साइमन अपना अटैक जनरल पर गिरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं तीनों एल्डर्स के साथ अब जनरल भी बुरी तरह घायल हो चुका है। साइमन के अटैक ने जनरल को कंधा देने लायक नहीं छोड़ा, जनरल का हाथ ही उड़ा दिया। हॉफ सटेप प्रोफाउंड बैनरेबल। इमोर्टल सेक्ट मेरी सोच से ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारे सेक्ट में इतने सारे पावरफुल एल्डर हैं। जनरल येगुचान से कहता है, अगर सिर्फ तुम मेरे दुश्मन होते तो शायद लड़ाई के अंत में तुम मुझ पर हंस रहे होते, पर तुम्हारे खिलाफ वो आर्मी है जो 1000 दिनों की लड़ाई के लिए काफी थी, वो भी 1 घंटे में निपट गए। तभी हम देखते हैं सभी साल्जर्स खुद को सैक्रिफाइस कर अपनी एनर्जी जनरल को दे देते हैं। जिसके बाद वहां बहुत जोरदार धमाका होता है। पैलेस लीडर कहते हैं, मुझे तो लगा था डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के एल्डर्स काफी स्ट्रांग है। जिसके बाद ली तियान सिन की पुरानी मास्टर कहती है, ये तीनों मिलकर भी जनरल चेनलाई का सामना नहीं कर पा रहे। आज इनका अंत है। तभी पैलेस लीडर कहते हैं, तुम कुछ जल्दी ही जश्न मना रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। ये कोई प्लेन है? नहीं नहीं, बे कोई बर्ड है। नहीं, ये सेक्ट मास्टर वांग फेंग है। वांग अपनी धर्मपत्नी के साथ उड़ता हुआ वहां पहुंचता है। वांग वहां पहुंचते ही सिस्टम से सभी एल्डर्स को हिल करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी एल्डर हिल हो गए होते हैं। सभी एल्डर्स वांग को ग्रीट करते हैं। डेमन,
सेक्ट लीडर आखिर आप आ ही गए। मोटूली, ये आपके साथ कौन है? वांग, ये बड़ी लंबी कहानी है। कहानी सुनने से पहले मुझे जनरल चेनलाई को ग्रीट करना होगा। वांग जनरल के सामने जाकर पूछता है, क्या तुमने मेरे सेक्ट के लोगों को जख्मी किया है? जनरल वांग से पूछता है, क्या क्राउन प्रिंस को तुमने मारा है? वांग, तुमने ही तो कहा था इस ग्रेट डीमन सीलिंग गैदरिंग में कोई नियम नहीं है। और अगर मैंने प्रिंस को मारा भी है तो मैंने कोई नियम कानून नहीं तोड़ा। दर्शक वांग की बातें सुन चौंक जाते हैं और कहते हैं, डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का लीडर कोई बेवकूफ है क्या? अगर जनरल चेनलाई ने कहा कि कोई नियम कानून नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करने लगोगे। याओरी एम्पायर के क्राउन प्रिंस को मारने का मतलब याओरी एम्पायर के साथ का ऐलान है। हमें शांत रहकर शो का मजा लेना चाहिए। जनरल, मैं तो बस यह एक अच्छा शो देखने आया था, पर तुमने जबरदस्ती मुझे इसके लिए मजबूर किया है। वांग, जो भी मेरे सेक्ट के लोगों को चोट पहुंचाएगा मैं उस पर कोई रहम नहीं करूंगा। वांग तथागता पॉम स्ट्राइक से जनरल पर अटैक करता है। जनरल भी अपनी टेक्निक यूज करके वांग का अटैक कॉपी कर लेता है। वांग सोचता है कि इसे मेरी तथागता पॉम टेक्निक के बारे में कैसे पता है। वांग की वाइफ उसे बताती है कि प्रोफाउंड वेनरेबल रेल्म में पहुंचने के बाद लोग हेवन और अर्थ के लॉ को देखकर समझ सकता है। और इसने जो अभी यूज किया वो एक लॉ है जो किसी भी टेक्निक को सीखने में हेल्प करती है। वांग पूछता है, क्या ये सच में प्रोफाउंड वेनरेबल रेल्म में पहुंच चुका है? उसकी वाइफ बताती है कि अभी ये वहां नहीं पहुंचा है, ये अभी आधे रास्ते पर ही है। वांग, अगर ये प्रोफाउंड वेनरेबल रेल्म ही नहीं है तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जनरल तथागता पॉम से वांग पर अटैक करता है, जिसे वांग सेम टेक्निक का यूज करके रोकता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो नियान, ली हे और मू यूफे मिलकर मोटूली को हील कर रहे होते हैं। मोटूली सबको थैंक्स कहता है उसे हील करने के लिए। ली हे सेक्ट लीडर पीक प्रोफाउंड सावरेन रेल्म कल्टीवेटर हैं। वो चेनलाई को नहीं हरा सकते। अगर उनके अटैक ने काम नहीं किया तो तुम्हें मास्टर की जगह लेनी पड़ेगी ताकि उन्हें अटैक करने का एक और मौका मिल सके। मोटूली, मैं जानता हूं मेरे पास ब्लैक स्पिरिट टॉर्टस फिजिक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरी जान लेने के पीछे पड़े रहो। एल्डर साइमन, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग जितना समझते हो सकता लीडर उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद हम देखते हैं वांग की टेक्निक जनरल की टेक्निक को हरा देती है, जिसे देख जनरल चौंक जाता है। जनरल, माना कि टेक्निक तुम्हारी थी, पर मेरा कल्टीवेशन तुमसे बहुत ज्यादा है, तो तुमने मेरी टेक्निक को कैसे हराया? वांग, तुम बेशक किसी की भी टेक्निक सीख सकते हो, पर दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी है जो तुम कभी नहीं सीख सकते। वांग जनरल को नीदरवर्ल्ड फायरफ्लाई दिखता है। जनरल, मैं तुम्हें अंडरस्टिमेट कर रहा था, पर तुम्हारे पास काफी मजेदार ट्रिक्स है। और अगर मैं ट्रिक्स की बात करूं तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। जिसके बाद हम देखते हैं जनरल की तलवार से सांप जैसा कुछ निकलता, जिसे देख वांग अपनी वाइफ को थोड़ा पीछे हटने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं जनरल की तलवार काफी बड़ी हो गई है। जनरल उस बड़ी सी तलवार से वांग पर अटैक कर देता, जिसे वांग तथागता पॉम से रोकने की कोशिश करता है और कहता है, मैंने तुम्हें रोक लिया। जनरल, तुम कुछ ज्यादा जल्दी जश्न मना रहे हो। तभी उस तलवार से एनर्जी निकलती है जिससे वांग की टेक्निक तबाह हो जाती है और वो बड़ी तलवार वांग को जख्मी कर देती है। वांग पूछता है, ये मेरी टेक्निक एकदम से कहाँ गायब हो गई? जनरल बताता है कि ये फायर ड्रैगन का श्राप कस है जो हेवन और अर्थ के लॉ के साथ जुड़ गया है, जिससे तुम्हारे शरीर में बनने वाली प्रोफाउंड एनर्जी तुम्हारे शरीर में बनते ही गायब हो जाएगी और बिना प्रोफाउंड एनर्जी के तुम्हारी सभी अल्टीमेट टेक्निक बेकार हैं। वांग की वाइफ वांग को जख्मी देख घबरा जाती है। वांग जनरल से पूछता है कि टूर्नामेंट को खत्म होने में कितनी देर है। जनरल, तुम मरने वाले हो और तुम्हें टूर्नामेंट की पड़ी है। जनरल बताता है कि इस अगरबत्ती के खत्म होते ही टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। वांग उस अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी है उसकी लंबाई मोटाई देख ये अनुमान लगाता है कि ये इंसेंस स्टिक 15 मिनट तक और जलेगी। मुझे इसे 15 मिनट तक रोकना है, रिवॉर्ड मिलने के बाद शायद मैं इसे हरा पाऊं। मेरे पास बस एक मौका है अपनी हार को जीत में बदलने का। जनरल, ये अगरबत्ती बेशक बुझने वाली है पर तुम्हारी नॉलेज इस अगरबत्ती से भी कम है। जनरल वांग पर अपनी काली लंबी तलवार से हमला कर देता है। तभी मोटूली बीच में आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। वांग, तुम्हें लड़ाई में बीच में आने को किसने कहा? ली किंग, मेरे अलावा किसके पास ब्लैक स्पिरिट टॉर्टस फिजिक है?
जिसके तुरंत बाद जनरल एक और अटैक कर देता है वांग के ऊपर। वांग नीदरवर्ल्ड फायरफ्लाई से अटैक को रोकने की कोशिश करता है। वांग का सिस्टम बताता है कि फायर ड्रैगन कस से फायरफ्लाई अभी अफेक्टेड है। जिसके बाद हम देखते हैं लिंग फे अटैक को रोकने के लिए वांग और की के आगे खड़ी है। इस अटैक से लिंग फे बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। ली तियानसिन कहती है, सेक्ट मास्टर, एल्डर सिस्टर की चोटें बहुत सीरियस है। मेरी मेडिसिन पिल इन ठीक नहीं कर सकती। वांग सिस्टम से लिंग फे के जख्मों को ठीक करने के लिए कहता है। सिस्टम बताता है कि उसके पास सेक्ट पॉइंट्स नहीं है तो वो हील नहीं कर सकता। मोटूली लिंग फे के पास बैठा रो रहा होता है और कहता है जूनियर सिस्टर को बचाने का कोई तो रास्ता होगा। तभी वांग की वाइफ आगे आती है और कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। तभी हम देखते हैं लिंग फे के अंदर से एक फ्लावर निकलता है, जिसे देख सभी लोग चौंक जाते हैं। वाइफो बताते हैं कि ये लिंग फैमिली का अल्टीमेट आर्टिफैक्ट है। वांग पूछता है ये क्या हो रहा है। वाइफो बताती है तुम्हारे डिसाइपल के पास एक ट्रेजर है जिसे नीदरवर्ल्ड ब्लूम के नाम से जानते हैं। जब होस्ट की जान खतरे में होती है तब ये ट्रेजर अवेक होती है। जिसके बाद होस्ट जब भी जख्मी होगा ये आसपास की प्रोफाउंड एनर्जी को इकट्ठा कर होस्ट को हिल करता है। मौत के जितने करीब होस्ट होगा इतनी ज्यादा प्रोफाउंड एनर्जी वो कलेक्ट कर पाएगा। और जब होस्ट रिकवर होगा तो उसकी प्रोफाउंड एनर्जी भी बढ़ेगी। सब लोग लिंग फे के पास खड़े हो जाओ ताकि वो अच्छे से एनर्जी सोख के खुद को हिल कर पाए। तभी जनरल कहता है, मुझे पता था ये नीदरवर्ल्ड ब्लूम लिंग फे के पास है। सेक्ट लीडर वांग में तुमसे एक समझौता करना चाहूंगा। अगर तुम वो नीदरवर्ल्ड ब्लूम मुझे देते हो तो मैं तुम्हारे सेक्ट के सभी लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। वांग, ये नीदरवर्ल्ड ब्लूम उसका हिस्सा है, मैं उसे तुम्हें किसी दे सकता हूं। जनरल, उसे मारो और वो नीदरवर्ल्ड ब्लूम लेकर मुझे दे दो। तभी डिसाइपल कहते हैं कि लिंग फे के जख्म भर रहे हैं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तभी जनरल गुस्से में चिल्ला कर कहता है, सेक्ट लीडर वांग, एक की जान के बदले सब की जान, इससे अच्छा ऑफर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तभी लिंग फे आगे आती और कहती है, ये जिंदगी मुझे सेक्ट लीडर ने दी है, उन्होंने मेरा बदला पूरा करवाया। मैं लिंग फे अपनी मर्जी से नीदरवर्ल्ड ब्लूम सेक्ट लीडर को देना चाहूंगी। जनरल, इमॉर्टल सेक्ट के लोग काफी समझदार है, इसकी वजह से काम और आसान हो जाएगा। तभी वांग लिंग फे के टकले पे टिप्पणी मारता है, अगर हमारे सेक्ट को सर्वाइव करने के लिए डिसाइपल की बलि देनी पड़े तो किस तरह का डिवाइन इमोर्टल सेक्ट रह जाएगा। लिंग फे और वाइफू दोनों वांग की बातों से खुश हो जाते हैं। वांग जनरल से कहता है, मैं तुम्हारा फायर ड्रैगन कस खत्म करने वाला हूँ। जनरल, हाँ, अगर तुम्हारी कल्टीवेशन अगर मेरे जितनी या मुझसे ज्यादा हो गई तो तुम इस कस को तोड़ सकते हो, और तुम इस जन्म में प्रोफाउंड सावरेन रेल्म में नहीं पहुंच सकते। वांग, तुम्हें ऐसा लगता है तो ध्यान से देखो। वांग बुद्धा मैनिफेस्टेशन तथागता पॉम का यूज करता है। वो नियान, ये मैनिफेस्टेशन बन भी रहा है और साथ ही साथ खत्म भी हो रहा है। मू यूफे, लगता है सेक्ट लीडर इस फायर ड्रैगन कस को नहीं तोड़ पाएंगे। जनरल, ये अपनी बची हुई एनर्जी को पॉम स्ट्राइक के लिए यूज कर रहा है ताकि ये एक ही बार में सब खत्म कर सके। तभी वांग मैनिफेस्टेशन से जनरल के आगे ताली बजाता है। शू, प्रोफाउंड सावरेन रेल्म और पीक प्रोफाउंड एम्परर रेल्म में बस आधे रेल्म का फर्क है, पर दोनों की ताकत में जमीन और आसमान का अंतर है। जनरल, तुम फेल हो गए। वांग, किसने कहा मैं फेल हो गया? वांग, मेरा टारगेट तुम नहीं वो अगरबत्ती थी। मेरे अटैक की शॉकवेव से वो एक बार में जल के खत्म हो गई, जिसका मतलब टूर्नामेंट खत्म हुआ। जनरल, टूर्नामेंट खत्म होने से कस में क्या फर्क पड़ा? वांग पॉइंट्स का यूज करके 100 लॉटरी निकालने के लिए कहता है, जिसके बाद वो कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब करने लगता है और देखते ही देखते फायर ड्रैगन कस टूट जाता है, जिसे देख जनरल बौखला जाता है कि इसने कस किसी तोड़ा। वो इसलिए क्योंकि मैं प्रोफाउंड सावरेन रेल्म में पहुंच गया। जनरल, तुम अभी प्रोफाउंड एम्परर रेल्म में थे, तुम एकदम से प्रोफाउंड सावरेन रेल्म में कैसे पहुंच सकते हो? हेवनली हॉट सेक्ट मास्टर, इमोर्टल सेक्ट के लीडर जनरल चेनलाई से ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब कोई भी इमोर्टल सेक्ट का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वांग, अरे तुम तो हेवनली हॉट सेक्ट की एल्डर हो, अगर तुम्हें इमोर्टल सेक्ट को तबाह करना है तो दूसरों को क्यों परेशान करना? ये काम तुम खुद भी कर सकती थी। हेवनली एल्डर, सेक्ट लीडर वांग, मैं तो मजाक कर रही थी। वांग, अगर तुम कोशिश नहीं करोगी तो तुम्हें कुछ पता कैसे चलेगा? इतना कहकर वांग उसकी बॉडी में प्रोफाउंड एनर्जी डालता है। वांग,
तुम जितनी प्रोफाउंड एनर्जी एब्जॉर्ब करोगी उतनी जल्दी तुम प्रोफाउंड सावरेन रेल्म में पहुंच जाओगी। लेकिन फिर भी तुम मेरा सेक्ट बर्बाद नहीं कर पाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं हेवनली हॉट एल्डर प्रोफाउंड एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होती है और वो ये सोच के खुश हो रही होती है कि वो सच में प्रोफाउंड सावरेन रेल्म में पहुंच सकती है। वांग, तुम कुछ ज्यादा जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही हो। तुम सच में हमें बर्बाद करना चाहती हो, पर ऐसा लगता है तुम्हारी बॉडी इतनी प्रोफाउंड एनर्जी झेल नहीं पा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो एल्डर गुब्बारा बन के हवा में उड़ने लगती है। वो वांग से पूछती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रही। वांग, मैंने एनर्जी का एब्जॉर्बसन बढ़ाया है, उसका रिलीज रेट वही चल रहा है। तुम जितना ज्यादा हमें मारने का सोचोगी उतनी ज्यादा तुम फूलोगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो एल्डर फूल के डगा हुई फिर फट गई। ली तियानसिन अपनी पुरानी मास्टर को देख चौंक रही होती है। पैलेस मास्टर एल्डर से कहती है वांग ने एक पावरफुल स्पर को सिर्फ सांस लेके मार दिया। एल्डर प्रोफाउंड सावरेन रेल्म एक्सपर्ट सच में बहुत खतरनाक होते हैं। जनरल, मुझे सांस लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ट्रिक मुझ पर नहीं चलेगी। तभी वांग जमीन से एक लकड़ी का टुकड़ा उठता है और उससे जनरल पर अटैक करता है, जिससे वो जनरल के अटैक को बेअसर कर देता है। ये देख जनरल के होश उड़ जाते हैं कि इसने लकड़ी के टुकड़े से मेरा अटैक बेअसर कर दिया। वांग, तुम्हें अपनी पावर्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। तुम मानो या न मानो मेरे सेक्ट का कोई भी डायसिपल तुम्हें हरा सकता है। जनरल, मैं मानता हूं कि मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं सेक्ट मास्टर, पर यह कहना कि तुम्हारे सेक्ट का कोई डिसिपल मुझे हरा सकता है। वांग मू यूफे को लड़ने के लिए बुलाता है। मू यूफे, मैं हॉफ सटे प्रोफाउंड सावरेन एक्सपर्ट से लड़ूंगा। वांग, मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जनरल, मैं भी देखना चाहूंगा कि एक किंग रेल्म मुझे कैसे हराता है। जनरल मू यूफे पर अटैक कर देता है, जिसे मू अपनी तलवार से रोकता है, पर उसकी तलवार टूट जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं मू यूफे ने जनरल को जख्मी कर दिया है। मू यूफे, ये जनरल तो एक किंग्स रेल्म को नहीं हरा पा रहा। जनरल, तुमने मुझ पर किस तरह के लॉ एंड फोर्स का यूज किया। वांग, प्रोफाउंड सावरेन रेल्म में पहुंचने के बाद मैं किसी भी लॉ को कमजोर या ताकतवर बना सकता हूं। मैंने तुम्हारी रिएक्शन फोर्स को थोड़ा कमजोर किया है, जिसकी वजह से तुम पानी पर भी अटैक करोगे तो तुम जख्मी हो जाओगे। आज तुम पक्का मरने वाले हो। जनरल, नहीं, आज मैं नहीं मरूंगा, आज यहाँ मौजूद सब लोग मरेंगे। वांग, तुम्हें इतनी बकवास करने की हिम्मत कहाँ से आ गई? क्या तुम ये फैन के डोमिनिक कल्टीवेशन के ओरिजिन के बारे में जानते हो? वांग, इसका मतलब? जनरल, सही पहचाना, उस डेमोनिक कल्टीवेशन का क्रिएटर मैं हूँ, और मैं इस जगह की रखवाली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ग्रेट डेमन शुवान शॉ यहाँ कैद है। अगर डेमोनिक कल्टीवेशन करते हुए मेरी डेमोनिक ची लीक भी हुई तो मैं उसका सारा इल्जाम शुवान शॉ पर डाल सकता हूँ। शुवान शॉ, मतलब तुम्हारे किए की सजा मुझे मिल रही है। वांग, तुम डेमोनिक कल्टीवेटर हो तो तुमसे डोमिनिक एनर्जी क्यों नहीं निकल रही? जनरल, मैं जब भी कल्टीवेशन के लिए बैठता हूँ तो मैं अपनी एनर्जी इस डेमन सीलिंग टोकन में सील के देता हूँ, इसलिए आज तक इसका कोई पता नहीं लगा सका। कई सालों तक कल्टीवेट करने के बाद जो एनर्जी इन टोकन में इकट्ठा की है उसकी मदद से मैं प्रोफाउंड सावरेन रेल्म में पहुंच जाऊंगा। जनरल, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने ब्रेक थ्रू के लिए डेमोनिक ची का इस्तेमाल किया तो मैं सभी लोगों का दुश्मन बन जाऊंगा, जिस वजह से मैं फैसला नहीं कर पा रहा था, पर तुमने मेरी मदद की है डिसीजन लेने में। वांग, आखिर इस कहानी का हीरो कौन है, मैं या जनरल? ये विलेन हीरो से ज्यादा पावरफुल क्यों है? जिसके बाद हम देखते हैं जनरल अपनी डेमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहां मौजूद दर्शक जनरल को देख चौंक जाते हैं। जनरल चेनलाई असल में एक डेमोनिक कल्टीवेटर है। पैलेस लीडर, अब जब चेनलाई ने अलर्ट रास्ता चुन लिया है तो इमोर्टल लुवान कॉन्टिनेंट इसे खत्म करने आएंगे। अपनी जान बचाने के लिए जनरल को यह मौजूद सभी लोगों को शांत करना होगा। पैलेस मास्टर एल्डर से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। एल्डर, सभी यह से भाग जाओ। डेमन जनरल, आज इस फॉलेन गॉड लैंड से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। जिसके बाद डेमन जनरल सबको मारने लगता है। मू यूफे, सेक्ट लीडर, सब लोग चेनलाई से दूर भाग रहे हैं तो वो लोग उसकी तलवार के सामने क्यों आ रहे हैं? वांग बताता है कि चेनलाई ने कुछ लॉ को रिवर्स कर दिया है। मू यूफे, लॉ को रिवर्स कर दिया मतलब? वांग, सही समझे, ये लेट स्टेज प्रोफाउंड सावरेन रेल्म में पहुंच गया है। मू यूफे,
सेक्ट लीडर अब हम क्या करें? वांग, पहले तो हम इससे लड़ेंगे। जनरल और इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइपल के बीच लड़ाई हो रही है। जनरल, तुम लो फोर्स का यूज करके मेरा वेट बढ़ा रहे हो ताकि मैं ठीक से मूव न कर सकूं। मैं इसे रिवर्स कर दूंगा, जिससे वहां बहुत बड़ा शॉकवेव ब्लास्ट होता है। ली हे, हम फंस गए हैं। मोटू ली जूनियर ब्रदर, तुम तो हमेशा शांत रहते थे, तो अब क्या हुआ? यहाँ कोई आसमान थोड़ी गिर रहा है जो तुम इतना घबरा रहे हो। ली हे, पर एल्डर ब्रदर, आसमान सच में गिर रहा है। मोटू ली, ये तो बस कुछ बादल हैं। आसमान गिर भी रहा हो तो ये लोग आसमान को कंट्रोल नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं वो बादल एक घर को टच होता है, जिससे वहां धमाका होता है और घरों के चित्रे उड़ने लगते हैं। ये देख ली हे से ज्यादा ली किन की फट जाती है। डेमन अपनी छड़ी का यूज करके गिरते आसमान को रोकने की कोशिश करता है। बाकी एल्डर भी मदद के लिए आगे आते हैं। वांग भी बुद्धा मैनिफेस्टेशन का यूज करता है हेल्प करने के लिए। मोटू ली, हमारे सेक्ट लीडर और एल्डर्स आसमान को भी रोक सकते हैं। तभी लिंग फे की नजर जनरल पर पड़ती है, जो अपनी फॉर्म चेंज करके डेमन ऐप फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद डेमन एक अटैक से वांग और सभी एल्डर को एक साथ जख्मी कर देता है। वांग, मैंने अपने सभी पॉइंट्स को यूज कर लिया है। क्या आज सकते मेरे सेक्ट का अंत हो जाएगा? तभी उसकी वाइफ आती और बताती है, इसे हराने का एक रास्ता और है। नीदरवर्ल्ड ब्लूम और नीदरवर्ल्ड फायरफ्लाई, तुम्हें दोनों के नामों में कुछ दिखा? नीदरवर्ल्ड फायरफ्लाई और नीदरवर्ल्ड ब्लूम एक ही ओरिजिन के हैं। अगर फायरफ्लाई नीदरवर्ल्ड ब्लूम को खा लेता है तो इसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक फिजिक आ जाएगी, नेदर फ्लोरोसेंट नेदरवर्ल्ड फिजिक। वांग, आखिर इस दुनिया में कितनी तरह की फिजिक है और नेदरवर्ल्ड फिजिक में ऐसा क्या है? वाइफो, कहा जाता है नेदर फ्लोरोसेंट नेदरवर्ल्ड फिजिक लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकता है, और तुम नेदरवर्ल्ड को भी कंट्रोल कर सकते हो। वांग, लाइफ और डेथ को कंट्रोल करने की पावर? इस दुनिया में ऐसा भी कुछ है? सिर्फ एक फिजिक लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकती है। नेदर फ्लोरोसेंट नेदरवर्ल्ड फिजिक के लिए नेदरवर्ल्ड ब्लूम की जरूरत होगी, जिसके लिए लिंग फे को अपनी जान देनी होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे लिंग फे को बचाना है। जनरल लिंग फे को पकड़ लेता है। वांग उस पर फ्लोरल एक्सचेंज टेक्निक का यूज करके लिंग फे की जगह ले लेता है। वांग, तुम पहले ही प्रोफाउंड सावरेन रेल्म में पहुंच गए हो, तो तुम अभी भी नेदरवर्ल्ड ब्लूम के पीछे क्यों पड़े हो? जनरल, क्योंकि नेदरवर्ल्ड ब्लूम की एक खास एबिलिटी है। इसे खाने के बाद मेरी डेमोनिक ची मेरी बॉडी में कंसील हो जाएगी। तुम्हें मारने के बाद मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। वांग, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं होगा। वांग सिस्टम से 5 सम्मन करने को कहता है। शाओ शी लांग, वो जनरल का हाथ काट देता है। वांग कहता है इनका कल्टीवेशन डिफरेंस काफी ज्यादा है। वह एक और सम्मन एल्डर आते हैं और जनरल पर अटैक करते हैं। डिंग पेंग, एक और सम्मन एल्डर जो जनरल पर अटैक करता है, और ये एल्डर जनरल को जख्मी कर देता है। जनरल उसे भी मार देता है, जिसके बाद 2 और सम्मन एल्डर वहां आते हैं। शी शाओफेंग और डांगफेंग बुबाई दोनों मिलकर एक साथ जनरल पर अटैक करते हैं। मोटू ली, ये इस बड़े गोरिल्ला के टुकड़े कर दो। वांग, ये सही नहीं है, वहां से हटो अभी। तभी जनरल डेमोनिक फ्यूजन का यूज करता है। वाइफो, मुझे लगा था कि जनरल को डैमेज होगा, पर जनरल लॉ को रिवर्स कर सकता है, तो वो डैमेज को बेनिफिट में भी बदल सकता है। जनरल चेनलाई की कल्टीवेशन पहले से और जरा 4 बढ़ गई है। जनरल, सेक्ट लीडर वांग, क्या तुम्हारे पास और भी एल्डर्स हैं क्या? वांग, नहीं, मेरे पास इतने ही एल्डर्स हैं। 5 एल्डर तुम्हारी मौत को मैं यूं ही जाया नहीं होने दूंगा। जनरल, आज और अभी मैं डिवाइन इमोर्टल सीट को खत्म कर दूंगा। जनरल सभी सेक्ट मेंबर्स को अपने पांव के नीचे दबाने वाला होता है। मोटू ली, मैं अपनी भरी जवानी में मरना नहीं चाहता। लिनफे सीनियर ब्रदर, आंखें खोल लो, हम सब बच गए। मोटू ली, क्या हुआ? जिसके बाद हम देखते हैं वांग ने जनरल पर क्राउन प्रिंस की जड़े सील का यूज करता है और उसे जेड का बना देता है। जनरल, ये तो क्राउन प्रिंस की जड़े ट्रांसफॉर्मेशन सील है। वांग, बिल्कुल सही कहा तुमने। उन 5 एल्डर को मैंने बस इसलिए बुलाया था कि तुम अपनी डेमोनिक डिजिंटीग्रेट का यूज करो, जिससे नेदरवर्ल्ड फायरफ्लाई तुम्हारी बॉडी में घुस सका और इस जेड सील का यूज कर पाया। देखते ही देखते जनरल पूरा जेड का बन जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं उसके अंदर से नेदरवर्ल्ड फायरफ्लाई जेड सील के साथ बाहर आता है। वांग, आखिर हमने इस डेमन को सबक सिखा ही दिया। मोटू ली, जूनियर सिस्टर, तुम सेफ हो। तभी वाइफू आगे आती है और कहती है,
ये सील एक पीक प्रोफाउंड सावरेन रेल्म एक्सपर्ट को नहीं रोक पाएगी। मोटूली, सेक्ट लीडर, जब तक ये डेमन जनरल सील है उतने में हम यह से भाग जाते हैं। वांग, यह हमें इसे मार देना चाहिए। लिंग फे, हमने कई एल्डर को खो दिया है और ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई। अगर तथागता पॉम से इस पर कोई असर नहीं हो रहा तो इस बार तथागत डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करना होगा। एक ही अटैक में वांग जनरल को बीच में से काट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वांग पूछता है, ये डेमन जनरल कहाँ चला गया? तभी वो डेमन जमीन के नीचे से निकलता है और लिनफे को पकड़ लेता है। लिनफे सीनियर ब्रदरली किन को बुलाती है और कहती है तुमने जो कहा था वो याद रखना। तभी जनरल लिनफे को अपने हाथों में कुचल देता है, जिसे देख ली किन चौंक जाता है और एल्डर येगुचान भी अपने डिसाइपल की मौत देख हैरान रह जाता है। वांग भी लिंग का नाम जोर से पुकारता है। जिसके बाद हम देखते हैं डेमन के हाथों में नेदरवर्ल्ड ब्लूम है। जिसके बाद हम देखते हैं मोटूली को, जो उड़ता हुआ वांग के पास आता है और कहता है, जूनियर सिस्टर ने मुझसे प्रोमिस लिया था कि अगर सिस्टर को कुछ भी होता है तो उसका नेदरवर्ल्ड ब्लूम मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मोटूली शिफ्टिंग फ्लावर टेक्निक का यूज करके फ्लावर को डेमन के हाथों से चुरा लेता है और नेदरवर्ल्ड ब्लूम वांग को दे देता है। जनरल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ्लोरल एक्सचेंज टेक्निक का यूज करके मेरा प्लान बिगाड़ने की? डेमन जनरल जोर से मोटूली का नाम चिल्लाता है। लेकिन मोटूली कहता है, सेक्ट लीडर मुझे नहीं पता मेरी ब्लैक स्पिरिट टॉर्टस फिजिक इसे कितनी देर रोक सकती है। जूनियर सिस्टर की मौत को जाया मत होने देना। वाइफू वांग से पूछती है कि नेदरवर्ल्ड ब्लूम को खान के बाद नेत्र फिजिक से क्या तुम इसे हरा सकते हो? वांग, लिनफे वो, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद वांग नेदरवर्ल्ड ब्लूम को कंज्यूम कर लेता है। जनरल वांग पर अटैक करता है। वांग अपनी फिंगर जनरल पर पॉइंट करता है, जिस अटैक से हम डेमोनिक जनरल को एक्सरे में देख सकते हैं। जनरल पूछता है ये किस तरह की पावर है? वांग कहता है ये लाइफ और डेथ की पावर है। डीमन शुवान शो लीडर ने एक अटैक में पीक प्रोफाउंड सावरेन रेल्म एक्सपर्ट को मार डाला, तो ये पावर है एक प्रोफाउंड नीदरवर्ल्ड फिजिक की। वांग कहता है ये अभी मरा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं जनरल वांग के सामने खड़ा है। जनरल, मैंने लाइफ और डेथ लॉ को रिवर्स कर दिया जिससे मैं फिर से रिवाइव हो पाया। जब तक मैं पीक प्रोफाउंड सावरेन रेल्म में हूं तुम मुझे नहीं मार पाओगे। वांग, तो सबसे पहले मैं तुम्हारी कल्टीवेशन पीक प्रोफाउंड सावरेन रेल्म से कम करूंगा, उसके बाद तुम्हें मरूंगा। जनरल सोच में पड़ जाता है कि ये क्या करने वाला है। वांग लाइफ और डेथ लॉ का यूज करके जनरल चेनलाई को 5 चेनलाई में बांट देता है। ये देख जनरल कहता है तुम मुझे अकेले को नहीं मार पा रहे थे और तुमने मेरे 5 अवतार और बना दिए हैं। तभी वांग जनरल पर अटैक कर देता है और कहता है मैं तुम पांचों को एक साथ मार सकता हूँ। वो जनरल का हाथ काट देता है। जनरल सोचता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं लाइफ और डेथ लॉ को रिवर्स नहीं कर पा रहा। इस कहानी के अगले पार्ट के लिए या और नई मांगा और एनिमे की कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी आपके लिए वीडियो बना पाऊँ।